गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सभी बच्चे बुक निकाल लीजिएगा अपनी फटाफट। आज ठंडा हो गया, आज ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड में साइंस साइड वालों को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ, तो आप सभी बच्चे बैठ कर के आराम से पढ़िएगा रजाई में, है ना? करके गरम करिएगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने कल के लेक्चर में जितने भी फॉर्मूले आपको लिखवाए थे एग्जाम्पल के साथ में, पहले उस फॉर्मूले का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे एक बार। देखिए ध्यान से, जितने फॉर्मूले अभी तक हमने एग्जाम्पल में यूज किए थे ना, जो एक्सरसाइज में बेसिकली यूज होंगे वो फॉर्मूले एक बार मैं लिखवा देता हूँ शॉर्ट वी में। ठीक है, सबसे पहले देखिए बच्चों, ढाल अंत्य खंड रूप था ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी। क्या थी? y = mx + c। इस रूप में इक्वेशन को लाकर हमें सॉल्व करना होता था। सेकंड क्या था? अंत्य खंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या थी? x/a y/b = 1। और एक फॉर्मूला प्यारे बच्चों हमने और पढ़ा था कि अगर एक बिंदु एक रेखा पर लंब है और उसकी लंबवत दूरी निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी d बराबर लंबवत दूरी क्या था? ax1 by1 c/√a² और ये मोड़ में था क्योंकि दूरी का मान होता है धनात्मक, इसलिए मोड़ लगाते हैं। प्यारे बच्चों, एक हमने और पढ़ा था कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी d = c1 - c2 √a² + b² का मॉडुलस। दूरी का मान धनात्मक लेते इसलिए मोड़ लगा दिया। ठीक है, तो बेसिकली इन फॉर्मूलों के आधार पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अगर समझ में आया तो यस बोलो, अन्यथा नो बोलो। है समझ में आई नहीं आई? हाँ, सिर्फ एक ही बच्चा बोला, बाकी क्या रूल है? यस सर। चलो आगे देखो। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर का नाम लिख देता हूँ पहले मैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं। 2 दिन मिलेंगे बस, और उसके बाद सरल रेखा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इधर एक्सरसाइज आज स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 10.3 एक्सरसाइज है 11th की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल और y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? स्लोप निकालना है और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ये दो वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन हमें गिवन है फर्स्ट वाले पार्ट में, x + 7y = 0। हमें क्या निकालना है? हमें ढाल m और y इंटरसेप्ट c निकालना है, यानी m और c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि ढाल अंतःखंड रूप क्या था? आपने पढ़ा होगा पीछे, y = mx + c था नहीं था? y = mx + c। इस समीकरण को इस रूप में लाओ। पहले यहां से m की तुलना करके m का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे फिर। और हमें क्या चाहिए? y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड यानी c चाहिए हमें, और ढाल चाहिए स्लोप। तो वी कैन सी दैट, यानी इस समीकरण को इस रूप में चेंज कर दो, यानी y को लेफ्ट में छोड़ के बाकी को राइट में भेज दो। तो देयरफॉर 7y = उधर जाएगा, माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, y = ये इंटू का 7 डिवाइड में आएगा तो 1/7 कर दो इसको, ये माइनस बाहर कर दो इंटू में x, और यहाँ पर y वाली जो टर्म्स नहीं है ना, ये यहाँ 0 है c, तो यहाँ 0 ऐड कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये इक्वेशन ढाल अंतःखंड के रूप में रूपांतरित हो चुका है।
अब क्या करना है, y इज इक्वल टू, ये तो ऐसे लिख दो पहले सीक्वेंस में, हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ऑन कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, कंपेरिजन करने पर, ठीक है। तो वी कैन सी दैट, यहां से हम क्या कह सकते हैं बताओ, x से देखो m, x का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है m है, m क्या होता है ढाल, m की वैल्यू क्या है -1/7, कंपेरिजन से, है ना, कंपेरिजन से, कंपेरिजन जब होता है ना, यानी जो तुलना करते, कंपेरिजन से क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू m -1/7 और देन c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं हेंस, अतः देखो ढाल, ढाल यानी स्लोप m, ढाल को क्या बोलेंगे, स्लोप क्या है -1/7 एंड y अंतःखंड, y अंतःखंड इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट, y अंतःखंड, y अंतःखंड को इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, कितना है 0 है। चेक कर लो आंसर, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं c बराबर 0, राइट है सर। चेक कर लो एक बार, अगर गलत आ गया ना तो ये मैदान छोड़ दूंगा अभी, ठीक है आगे देखो, अब मैं तो यही नहीं है, अब पीटूंगा बहुत ज्यादा, आगे देखो इसके बाद, सबने नोट कर लिया इसको, जी ऐसे रहेंगे तो नहीं पीटना पड़ेगा ढंग से। भैया एक सेकंड, आप तो सारी एक बच्चा अपने बुक में उत्तरमाले खोल के बैठ जाओ ताकि बार बार जगने की जरूरत ना पड़े पीछे। देखो फटाफट, नहीं भैया बिल्कुल राइट। हाँ अब दूसरा देखो इसके बाद, ये हो गया सबका, तो प्यारे बच्चों सेकंड देखिए इसका, इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा, इस समीकरण का हमें ढाल अंतःखंड रूप में चेंज करना है इसको, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों y वाली जो टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड में रहने दो, बाकी को राइट में शिफ्ट कर दो इक्वेशन के रूल के हिसाब से। 6x प्लस का है तो राइट में जाएगा माइनस का 6x, माइनस का 5 है राइट में जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में केवल y को छोड़ना है, जो y का कोफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो माइनस, देखो मैं सीधा एलसीएम ब्रेक करा रहा हूँ एक साथ, तो 6/3 ये इधर भी आएगा इंटू मैक्स और 5/3 एलसीएम मैंने ब्रेक करा दी सीधा, ठीक है। देन इसके बाद देखिए ध्यान से, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 माइनस 2x प्लस में 5/3, देन इसके बाद कंपैरिजन करा दो किससे, मानक रूप से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ऐसे लिख देना, c से तुलना करने पर। अब ध्यान से देखिए m का जब यहाँ पर कंपैरिजन कराओगे आप तो m की वैल्यू -2 आ जाएगी, m इज इक्वल टू -2 और देन c इज इक्वल टू 5/3। अब लिख लो अतः ढाल यानी स्लोप, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हेंस स्लोप m इज इक्वल टू -2 एंड y अंतःखंड, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड को हम क्या लेते हैं, c लेते हैं, तो y इंटरसेप्ट, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, y इंटरसेप्ट 5/3 है, चेक कर लो, ठीक है। आई बात समझ में, आगे देखो इसके बाद, अगर समझ में आ रहा है तो मेरे साथ साथ इसको नोट करते जाइए, इससे थोड़ा टाइम बचेगा आपका। हो गया सबका, हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखिए, y इज इक्वल टू 0,
y का मान 0 है, इसका मतलब x अक्ष का समीकरण है ये, है ना। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है ना। तो प्यारे बच्चों इसको सबसे पहले मानक रूप में लिख लो। कैसे, यहाँ लिख सकते हैं आप 0x प्लस, ये तो एक काम कर लो ना, ये मानक रूप में पहले से है, इसको लिख लो सीधा इधर जाके 0x प्लस में 0 ऐसे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ऑन कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो वी कैन से दैट m इज इक्वल टू 0, यानी ढाल भी इसका 0 हो जाएगा और y अंतःखंड भी इसका 0 हो जाएगा, दोनों चीजें 0 हो जाएगी। तो लिखो अतः हेंस डाल m इज इक्वल टू 0 तथा एंड y अंतःखंड यानी c इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है बताओ जरा कोई बच्चा, कि भाई ऐसी रेखा जिसका ढाल भी तो 0 आ रहा है और y अंतःखंड भी 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा। रेखा x अक्ष पर है। हाँ, रेखा कहाँ पर जाएगी, देखिए अगर ये है ना ऐसे करके, अगर देखिए हमने क्या सीखा है कि अगर कोई ये यहाँ पे लाइन जाती है तो ये c क्या होता है, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड होता है ना, और ये इसकी ढाल m होती है ऐसे करके, इस लाइन की ढाल ही m इसी। अब देखिए ये लाइन का ढाल का मान देखिए 0 आ रहा है और y अक्ष पर भी जो अंतःखंड है वो क्या है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो रेखा होगी वो x के समांतर मतलब x पे होगी, ऐसे करके ऐसे होगी रेखा, इसी के ऊपर होगी संपाती, ठीक है। अब देखो अंतःखंड का मान भी 0 आएगा, फिर y को ये मतलब नहीं काटेगी, कहीं पर भी नहीं काटेगी, ये x के ऊपर ही होगी ऐसी लाइन, ठीक है। और इसका ढाल भी कुछ है ही नहीं, झुकाव है कहीं पर, भाई झुकाव का मतलब क्या होता है, कोण बनना चाहिए बीच में, अब यहाँ कोण भी तो नहीं है, तो यानी इसका ढाल भी 0 है और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड का मान c भी 0 है। और एक बात आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर y कोई अंतःखंड नहीं है इसका, यहाँ लिख सकते हैं कोई अंतःखंड नहीं, ये भी लिख सकते हैं आप, चेक कर लो आंसर एक बार क्या लिखा है, कोई अंतःखंड नहीं है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख लो 0 फिर लिख दो यहाँ पे लास्ट में अतः करके, यहाँ लिख लो ना अतः, बस अब क्या लिखना है, यहाँ 0 लिख दिया तो यहाँ लिख दो अतः y अंतःखंड बराबर 0, अर्थात कोई अंतःखंड नहीं होगा y अक्ष पर, एक ही बात है, बस यहाँ छोड़ दो आंसर, एक ही बात है, 0 कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, तो कंसेप्ट पे फोकस कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अंतःखंड के रूप में समीकरण मतलब हमें याद है, इक्वेशन याद है और सूत्र भी याद है। अंतःखंड के रूप में क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, अगर ये है ना ऐसे x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड a, y पर b, तो समीकरण क्या आती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इस रूप में लाना है पहले समीकरण जो दे रखा है, फिर वहां से a b का मान निकालना है, ठीक है। तो यानी हमें पूछता है कि x अंतःखंड बताओ और y अंतःखंड बताओ, यानी a और b का मान बताओ। और जो ये लाइन दे रखी है ना, ये जो ये लाइन है इसका समीकरण हमें दे रखा है, इसका समीकरण दे रखा है हमें a और b का मान निकालना है कितना होगा, ठीक है। चलो तो इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट पार्ट इसका 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने का प्रयास करो पहले, ऐसे कि ये ऐसी बन जाए इक्वेशन, ऐसी दिखने लग जाए सॉल्व करके। इस इक्वेशन को ऐसे चेंज करना है पहले, x अपॉन ए की फॉर्म में, y अपॉन बी की फॉर्म में, और फिर वहां से बाद में तुलना कर देंगे इससे। तो क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है,
जो कांस्टेंट नंबर है उसको राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर हमें चाहिए होता है यहाँ पर 1, तो इससे भाग कर लो। तो देयरफॉर दोनों पक्षों में 12 से भाग देने पर ऐसे, तो 3/12x प्लस 2y है, 2/12y इक्वल टू 12/12, 12 से 12 कट 1 टाइम, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 चिंग 12, x/4 प्लस में y/6 इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसकी क्या करो, तुलना कर लो, कंपैरिजन कर लो उससे। तो देयरफॉर x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, यहां से कंपैरिजन के पश्चात हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर a बराबर इसकी तुलना इससे, यानी x अक्ष पर अंतःखंड यहाँ a है, यहाँ 4 है, तो मतलब a का मान 4 और b का मान 6। हमें क्या निकालना था कि अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात करो, ठीक है। अब लिखो, अतः x अक्ष एकदम शॉर्ट में लिख लो ना, x अंतःखंड लिख लो सीधा, x अंतःखंड यानी a बराबर कितना 4, y अंतःखंड यानी y इंटरसेप्ट, y अंतःखंड यानी b इज इक्वल टू 6, चेक कर लो आंसर, b इज इक्वल टू 6। आई बात समझ में? आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, करते रहो चेक, ठीक है। क्या हुआ? वो बराबर सही है। हो गया ना सबका? चलो आगे, सबका हो गया। साथ हो गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए कि इक्वेशन कैसे में बनानी है कि ए बी सी मिल जाएगी और कहाँ से मिलेगी, ये सब तुम्हें मालूम होना चाहिए पहले से कंसेप्ट। अब इसका सेकंड देखिए पहले, 4x - 3y = 6। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे बताओ, ये तो पहले से सही सी मतलब लिखी हुई इक्वेशन है, बस यहाँ 6 से भाग कर लो दोनों साइड। तो दोनों पक्षों में ऑन डिवाइडिंग 6 बाई ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में 6 से 6 से भाग देने पर, हिंदी में क्या लिखोगे, 6 से भाग देने पर, तो 4x/6 - 3y/6 देन 6/6, 6 1 जा 6 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2x/3 y/2 इज इक्वल टू 1। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, x/a प्लस में y/b इज इक्वल टू 1। ऊपर खाली x y होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर x के साथ में 2 भी है, तो ये इंटू का 2 आएगा नीचे डिवाइड में, तो देयरफॉर x/3 ये आएगा नीचे 2 डिवाइड में ऐसे करके, और -y/2 यहाँ तो खाली y है, तो यहाँ सेम लिख दो इक्वल टू 1। अब कंपैरिजन करा दो, इसकी तुलना मानक समीकरण क्या था, x/a y/b इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर ऐसे लिख दो, ठीक है, और यहाँ से a b c का मान प्राप्त कर दो। देखिए a के कंपैरिजन से क्या होगा, a की वैल्यू यहाँ से a की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, x अंतःखंड के इक्वल 3/2 और b की वैल्यू 2 के इक्वल। और एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एक बात बाय मिस्टेक यहाँ फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ लगा लो प्लस और ये माइनस लगा लो यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो यानी अब b की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा दोबारा, वही बात है, क्योंकि यहाँ बीच में फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, प्लस चाहिए होता है, इसलिए ऐसे करा है। अब लिख लो, अतः
एक्स अंतःखंड, एक्स अंतःखंड यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 3/2 एंड वाई अंतःखंड यानी b इज इक्वल टू माइनस का 2। चेक कर लो आंसर। हो गया। सबका हो गया। ये तो मच्छी चावल लग रहा है। ये तो बड़ी चीज़ नहीं डाल रही। अब सी वाला देखो, अब प्यारे बच्चों सी वाले को ध्यान से देखिए, थर्ड वाला इसका सेकंड का 3y प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर x वाला लंबा नहीं है, x वाली टर्म्स नहीं, पद नहीं है x का, तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से। इसको लिख सकते हैं हम 0x प्लस में 3y इक्वल प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लो ऐसे। यहाँ मैंने x का जो गुणांक है वो 0 मान के लिख दिया मानक रूप के हिसाब से। अब मैं क्या करूँगा, देयरफॉर 0x 3y प्लस 2 को राइट में भेजो तो माइनस का 2 हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए होता है, राइट साइड में 1 चाहिए होता है प्लस का, तो क्या करेंगे -2 से भाग कर लो पूरी समीकरण में। तो दोनों पक्षों में जो राइट साइड में आएगा ना नंबर उससे भाग करेंगे। दोनों पक्षों में -2 से भाग देने पर अब ध्यान से देखिए 0x अपॉन में माइनस का 2 प्लस में 3y अपॉन में माइनस का 2 देन -2 अपॉन -2, -2 से -2 कट हो गया 1 टाइम। तो यहाँ क्या बचेगा देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर पहले ध्यान से देखना, देखो ये x है, हमें केवल यहाँ क्या चाहिए होता है, हमें x चाहिए होता है, तो x अपॉन में माइनस का 2 हो जाएगा, ये आएगा नीचे डिवाइड में 0, कंडीशन बन गई अलग थोड़ा। अब ध्यान से देखिए y इज इक्वल टू 2 हो गया, -2 हो गया और ये आएगा 3 नीचे, तो यानी -2/3 हो जाएगा ऐसे, इक्वल टू 1 बच गया। अब देखिए इसकी तुलना कर दो आप किससे, इसकी तुलना मानक समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या मान आ रहा है, a का मान यहाँ लिख लो आप पहले, a इज इक्वल टू -2/0 मतलब इन्फिनिटी, अनंत आएगा। इसका क्या मतलब है कि x अक्ष पर कोई अंतखंड नहीं होगा, ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे x अक्ष x अंतखंड नहीं है, ये लिख लो शॉर्ट में, x अक्ष पर कोई अंतखंड नहीं है। और y पे कितना होगा, y यानी b बराबर -2/3, चेक कर लो, ठीक है, और लिख देना अतः x अक्ष पर कोई अंतखंड नहीं है, कोई अंतखंड नहीं है, और y अंतखंड b बराबर कितना है -2/3, ठीक है, आई बात समझ में। y अक्ष पे परिभाषित नहीं है ये, और लेकिन x मतलब x पे नहीं काटेगा, y पे काटेगा। चेक करो आंसर, क्या लिखा है पीछे, हिंदी में लिखा है वहाँ, होगा ही नहीं, जब इन्फिनिटी आ गया हिसाब किताब है ना, तो कहाँ से होगा, अनंत तक जाएगा भाई, कहाँ जाएगा वो, है ना, अनंत का मतलब है कि होगा ही नहीं, फिर भी खाली y पर होगा, नीचे की साइड, नेगेटिव साइड में ही होगा, ठीक है। चलो आगे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था इसीलिए मैंने ये भी समझा लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए और उनकी मूल बिंदु से लंबिक दूरियों और लंब तथा धन x अक्ष के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल समझाया था मैंने, ठीक है।
प्यारे बच्चों हमें ओमेगा का मान निकालना है और क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। ठीक है, ये दो काम करने हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, x माइनस में √3y और प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये समीकरण को हमें इस रूप में लाना है, लंब रूप में, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p की फॉर्म में, है ना। तो यानी ये नंबर जाएगा बाहर, लेकिन ये नंबर राइट में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए वहाँ। तो क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा लिख देंगे सही रूप में, प्लस का 8 उधर जाएगा माइनस का 8। अब इस नंबर को माइनस का मतलब प्लस को प्लस के रूप में चेंज करने के लिए, बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे माइनस से पूरी समीकरण में। तो देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस का प्लस बन जाएगा और ये माइनस का प्लस बन जाएगा ऐसे। ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको एक बात और समझाई थी, इसके बाद लंब रूप जहाँ पर ये पूछेगा तो हम क्या करेंगे रूल के हिसाब से, यहाँ पे देखिए पहले a का मान कितना है, a इज इक्वल टू -1 है, b कितना है √3 है नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, a² प्लस b²। एग्जाम्पल मैंने सिखाए थे पहले, a का मान कितना है -1 का स्क्वायर, b का मान क्या है √3 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 यानी 4 यानी 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 2 आएगा। तो अब क्या करेंगे, इस समीकरण में यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे दोनों पक्षों में, जो यहाँ 2 आया ना उससे भाग देंगे दोनों पक्षों में। तो इसको मान लो चाहे समीकरण नंबर 1 लिख लो, समीकरण यहाँ लिख लो, समीकरण 1 से लिख लो पहले, और समीकरण 1 लिख लो यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस में √3y इज इक्वल टू 8। अब क्या करो, दोनों पक्षों में लिखना। इसके बाद दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग, जो a² b² का रूट आएगा उससे भाग देंगे, 2 से भाग देने पर। अब देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से, एक मिनट जरा चौक को इसमें लगा लेता हूँ, चौक खत्म होगी। देखिए ध्यान से। अब प्यारे बच्चों देखिए ये इक्वेशन है, यहाँ भाग देना 2 से, तो x/2 फिर प्लस √3/2 y और 8/2। अब इसको थोड़ा सही लिख दो, 1/2x प्लस में √3/2y और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 यानी 4 आएगा। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस समीकरण की तुलना करनी है आपको किससे, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p से तुलना करने पर। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कॉस ओमेगा का मान कितना आएगा, कॉस ओमेगा -1/2। मान लो x से x कट हो गया, यहाँ कॉस ओमेगा, यहाँ क्या बच जाएगा -1/2। सिमिलरली साइन ओमेगा की वैल्यू कंपैरिजन से कितनी आएगी, √3/2। और जो लंब रूप है यानी p की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ओमेगा का मान निकालना, ओमेगा। अब क्वाड्रेंट का हिसाब किताब चलेगा, यहाँ क्वाड्रेंट ये सबने कर लिया इधर वाला। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, क्वाड्रेंट क्या कहता है। देखिए आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि इस कॉस और साइन किस में माइनस और मतलब प्लस होता है, साइन किस में प्लस और कॉस किस में माइनस होता है, मतलब एक साथ एक में देख लो। देखिए सेकंड में क्या होता है, साइन प्लस और कॉसेक प्लस होता है, तो मतलब कॉस होगा माइनस, है ना, तो यानी सेकंड में पड़ेगा ये। ठीक है, सेकंड में क्या पड़ेगा, ओमेगा। और सेकंड में ओमेगा निकालने का फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस में थीटा, ये था ना। और थीटा हम कहाँ पर देखते हैं, 0 से लेकर 90 के बीच में जो मान होते हैं त्रिकोणमिति के, वो देखते हैं हम, थीटा की वैल्यू वहाँ से देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हमेशा। तो कि ओमेगा इज इक्वल टू पाई माइनस में थीटा, तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, पाई से थीटा देखना है 0 और 90 के मान पे, तो 0 और 90 के मान पे
ये वैल्यू किसकी होती है? साइन 60। साइन 60 यानी क्या होता है? π/3। अब यहाँ माइनस कर लो, कितना होगा? 2π यानी 3π माइनस π/3 यानी ओमेगा का मान होगा 2π/3। यानी अगर डिग्री में देना चाहते हो आंसर तो डिग्री में चेंज कर लो, पाई की वैल्यू 180 रख करके। तो कितना है? 36 18 120, 3 6 18 0, ओमेगा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अगर डिग्री में दे रखा हुआ आंसर तो डिग्री में चेंज कर लो, ऐसे निकालेंगे इसके बाद ओमेगा। ठीक है, चाहे इस मान पे निकाल लो वही आएगा। बस तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में ओमेगा का मान कैसे निकालते हैं, इस बात का ध्यान रहे। अब प्यारे बच्चों, आपको क्या लिखना है? देखिए लंब रूप, इसीलिए नॉर्मल फॉर्म आपको पता है, लंब रूप वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि लंब रूप, इसको इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। देयरफॉर प्यारे बच्चों, यहाँ पर x को सेम रखो, cos को भी सेम रखो, और जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली है ओमेगा का मान 120 निकाला है ओमेगा, तो वो पुट अप कर दो यहाँ पर। y sin ओमेगा का मान 120 और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 वो यहाँ पुट अप कर दो और चेक कर लो अब आंसर। लो ये हो गया लंब रूप में चेंज, चेक कर लो। और ठंडा मौसम है बहुत ज़्यादा। तो प्यारे बच्चों, आपने नोट कर लिया हो, आप ध्यान से देखिए आगे कहाँ तक हो गया सवाल। 11.3 10.3। क्या होगा हमारा? सारे क्वेश्चन हो रहे तो तेरी सारे चैप्टर कर नहीं होते। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बताओ जरा कहाँ है। कर लोगे सेकंड वाला? ओए थर्ड का सेकंड कर लोगे इसे भी होमवर्क में करा दो वाला। फिर कौन सा वाला समझाऊं फिर मैं, सेकंड या थर्ड? ये थर्ड समझा दो। चलो सेकंड तो मेरा एक समझाना बस। हाँ प्यारे बच्चे, ओए प्यारे बच्चे, ये प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, थर्ड वाला क्या है? एक्स, देखो थर्ड का, अरे थर्ड का थर्ड पार्ट है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये समीकरण को हमने किस रूप में लेना है? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p की फॉर्म में। ये वैसे p के रूप में ही है, मतलब नंबर बार ही है इसका। अब क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे, मतलब भाग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुलना कर देंगे सीधा इससे। लेकिन तुलना करने से पहले a स्क्वायर b स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सिंस देखिए a बराबर कितना है? 1 है, अब कर ले b इज इक्वल टू -1। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको सही से लिख दूँ यार जरा मैं, ये सवाल ज़्यादा ही आसान आ गया था इसलिए। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, यानी y का कोफिशिएंट b की वैल्यू, x का गुणांक a की वैल्यू। अब क्या निकालेंगे लंब रूप के लिए? सबसे पहले रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी कितना आएगा? 1 ही आएगा, और 1 का रूट 1 आएगा सीधा। दो जुड़ेंगे तो दो तो होंगे तो एक दो। रुक जाओ पहले कर लेता हूँ पूरा। 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 2, हाँ से का रूट 2 आएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा इधर, इसको मान लो समीकरण 1 लिख लो। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और दोनों पक्षों में रूट 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में √2 से भाग देने पर ऐसे लिख देंगे हम, प्रोसेसर के हिसाब से, प्रोसेसर प्रक्रिया प्रोसेस के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 1/√2x कर लो सीधा, और यहाँ भाग दो तो 1/√2y इक्वल टू 4/√2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसकी कंपैरिजन
कर लो, कंपैरिजन करा दो किससे, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी से तुलना करने पर, पी से तुलना करने पर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कॉस ओमेगा का मान एक्स का गुणांक यानी √1/√2 और y का गुणांक साइन ओमेगा का मान कितना आएगा, ऑन कंपैरिजन से, कंपैरिजन के पश्चात -1/√2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p कितना आएगा 4/√2। अब प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, ओमेगा। तो कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेंट को देख के निकालेंगे। अब प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि साइन किस में माइनस होता है और कॉस किस में प्लस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चेक कर लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नहीं होता है। 4 में क्या होता है, 4 में कॉस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस होता है यहाँ, जी सर, है ना। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस में थीटा। अब थीटा क्या होता है फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो देखिए साइन की वैल्यू 1/2 किसकी होती है 45 पे, π/4 पे क्या होती है, π/4 पे 42 पे होता है। कितना आएगा 8 पाई माइनस π/4 यानी 7 π/4। अगर चाहो तो इसको डिग्री में चेंज कर लो, अब पाई की वैल्यू 180 रख करके, 4 कम 4, 4 चौक 16, 2 बच जाएगा, 4 पंजे 20, ओमेगा 7 पंजे 35 का 5, 66 का 3, 7 चौक 28, 3 31, 315 डिग्री। अब लिख लो, अब इसको लंब रूप में रूपांतरित करना था, चेंज करना था, तो लिख लो देयरफॉर लंब रूप सिंस नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस ओमेगा वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो वी कैन से डेट यहाँ पर मान पुटअप कर दो किसका, ओमेगा का 315 डिग्री, वाई 3 साइन से 315 ओमेगा का मान रख दिया, पी का मान 4/√2। चेक कर लो प्यारे बच्चों, चेक कर लो। पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद फोर्थ वाला खाली, इसके बाद खत्म, लास्ट हो जाएगा ना एक बार। चेक करो बैलेंस इसका, लिख लो पहले से भी बच्चे ध्यान से। प्यारे बच्चों ये आंसर बिल्कुल राइट है। अब चलते आगे, और एक बात बच्चों ध्यान रखना, हो सकता है कि आपने बुक ने यहाँ पे रैशनलाइज कर लिया होगा, परमीकरण कर लिया होगा, यानी परमीकरण कैसे होता है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो क्या होगा, ऐसे भी इसका आंसर आ सकता है पी का 4√2, और √2 का √2 से स्क्वायर होगा तो खाली 2 बच जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी 2√2 भी हो सकता है। दोनों आंसर राइट है, ठीक है। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर 12th का बैच करेंगे स्टार्ट। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बताओ क्या था, अभिषेक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन कहाँ है। दूसरा पार्ट होमवर्क में, ठीक है ना, वो पार्ट करेगा। देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन 4 लिख दो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 4 है वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए ध्यान से, बिंदु -a,1 की रेखा 12 × x + 6 = 5 × y - 2 से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी निकालनी है। मैंने क्या बताया था, एक रेखा है हमारे पास, सपोज ax + by + c, और यहाँ एक बिंदु है लंबवत, ये वाला, ये P बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है।
तो इसका समीकरण क्या था, दूरी क्या थी इनके बीच की, डी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, ax1 by1 c अपॉन में रूट a का स्क्वायर b का स्क्वायर और मॉडुलस था, ये था ना, बस ये यूज करना है फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिख लो दिया है गिवन, दिया है बिंदु, हमने मान लिया, माना बिंदु P, वो यहाँ देख लो उसको बिंदु P मान लिया नाम, -1,1 और रेखा दे रखी है हमें, रेखा 12x + 6 5y - 2। तो हमें दूरी बतानी, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी, डी यानी दूरी, क्वेश्चन मार्क, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, पहले थोड़ा इस लाइन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले मानक रूप में लाना पड़ेगा। तो सिंस हमें क्या गिवन है, जो रेखा हमारे पास है 12 × x + 6 इज इक्वल टू 5 × y - 2, मल्टीप्लाई कर लो, 12x 12 × 72, 5y 5 दूनी 10। अब x और y को सेपरेट कर दो, 12x माइनस का 5y लेफ्ट में आकर माइनस हो जाएगा, प्लस में 72 है, माइनस का 10 जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 10, राइट में कुछ नहीं बचेगा तो 0, और देन 12x कितना -5y कितना होगा 82, 70 80 और 82, 82 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने लाइन को सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, एक लाइन है मेरे पास ये, और सपोज इस लाइन से कुछ दूरी पर, ध्यान से देख लो पहले, ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन की जो मैंने इक्वेशन निकाल दी सिंपली फॉर्म में, मतलब सिंप्लीफाई करके ये वाली 12x - 5y प्लस में 82, और एक बिंदु मान लिया मैंने यहाँ पर P है, जो P के कोऑर्डिनेट है -1, +1 है, इनके बीच की दूरी मुझे फाइंड आउट करनी कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं a की वैल्यू कितनी होगी, x का कोफिशिएंट, और b की वैल्यू कितनी होगी, y का कोफिशिएंट -5, और c की वैल्यू कितनी होगी 82। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसके बाद ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा, देयरफॉर इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, दूरी स्मॉल d डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, ax1 by1 c अपॉन में √a² + b² और मॉडुलस, ऐसे। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को मान लो आप x1 y1, क्या मान लो x1 y1। अब मान रख दो यहाँ पे d इज इक्वल टू, a कितना है यहाँ से देख लो 12, x1 माइनस का 1, b कितना है माइनस का 5, और y1 कितना है प्लस का 1, c कितना है 82 प्लस का, देन √a², a कितना है, a है आपका 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस b कितना है -5 का स्क्वायर, और मोड लगा लो। मोड हम क्यों लगाते हैं, अगर डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, अगर पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, सॉरी, है ना, डिस्टेंस का मान कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, प्लस लेते हैं, धनात्मक लेते हैं हमेशा, इसीलिए मोड लगाते हैं। तो d इज इक्वल टू -12 1 12 और प्लस माइनस माइनस 5 1 5 82 और √12 का यानी 12 का स्क्वायर 144 144
और -5 का स्क्वायर प्लस 25 मोड़ लगा लो। 12 5 17 माइनस का 17 प्लस में 82 अपॉन में इनको ऐड कर लो 9 6 और 1। ठीक है, सही है ना? ठीक है, मोड़ लगा लो। फिर d इज इक्वल टू 67, 12 में से 7 जगह 5 और 7 में से 6, 65 प्लस का, और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13 होता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, अब मॉड को हटा दो क्योंकि यहाँ वैल्यू तो प्लस में आ रही है। तो 65 d इज इक्वल टू 65 अपॉन में 13 इकाई, डिस्टेंस का मात्रा इकाई मान ली, यूनिट। चेक कर लो, ये आपका आंसर हो गया। काटने से वैसे कट जाए, काट लो। 13 बजे 13 और 13 5 से कितना होगा? 65। तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं, लो इकाई लिख लो। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।